आज आता है छोटो क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टूडेंट है उन सभी का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है मिड टर्म का। कब? 8 अक्टूबर को। तो जो भी 8 अक्टूबर को पेपर देने वाला है हर एक स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना क्योंकि आपका मिड टर्म का पेपर जो हुआ था अभी इसमें से बहुत से क्वेश्चन है जो आपके 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर A to Z इस एक वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो एंड तक वॉच करना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो देखना था क्योंकि फ्रेंड्स भी देखे उन्हें भी समझ आए क्योंकि इस बार पेपर पैटर्न भी चेंज है और क्वेश्चन भी चेंज है। तो ध्यान से देख लेना और वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन प्रेस करते हो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना। करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये मिड टर्म का पेपर है 10वीं क्लास का हिंदी का। अब जो का पेपर होगा 3 घंटे और 80 नंबर का होगा। अब बात कर ले इंस्ट्रक्शंस की यानी सामान्य निर्देश की। तो आपका जो पूरा प्रश्न पत्र होगा यानी पेपर होगा मिड टर्म का उसमें टोटल 4 खंड होंगे। पहले क्या होता है 2 ही होते थे कै और ख, लेकिन अब 4 खंड होंगे कै ख गै और घै। क्लियर? खंड क्या होगा इसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प या प्रश्न होंगे, वर्णनात्मक दोनों तरह के प्रश्न दिए होंगे। यानी कहने का मतलब है खंड कै में आपके MCQ टाइप भी क्वेश्चन होंगे, बिना MCQ वाले भी होंगे, यानी कि आपके उसके बेस पर होंगे, पैसेज बेस पर। ठीक है? यानी आपको पैसेज दे दिया जाएगा गद्यांश पद्यांश, उसको पढ़कर आपको आंसर देना होगा। ठीक है? वो खंड ख होगा, इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। यानी वस्तुनिष्ठ होता है बिना MCQ, जिसमें आपको लिखना होता है क्वेश्चन को पढ़कर आंसर। ठीक है? खंड ज्ञ होगा, ये भी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प या वर्णनात्मक दोनों तरह के होंगे। अब खंड ज्ञ में वस्तुनिष्ठ तो आपको समझ आ गया क्या होता है, जिसमें आपको लिखना होता है। बहुविकल्पी होता है MCQ, वर्णनात्मक होता है आपका वर्णन करना। ठीक है? उसके बारे में लिखना, ये होता है। उसके बाद खंड ज्ञ होगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है। खंड ज्ञ वर्णनात्मक यानी कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको पढ़कर उसके ऊपर आपको आंसर लिखना होगा। तो इस तरीके के आएंगे। ठीक है? अब प्रश्न पत्र में टोटल कितने प्रश्न होंगे? आप 15 प्रश्न होंगे। पहले क्या होता था 17%, 10% इस तरीके से होते थे, उसके कुछ पार्ट्स होते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 ही प्रश्न होंगे और ये 15% 4 खंडों में विभाजित होंगे। ठीक है? खंड ख में आपके कुल 4 प्रश्न होंगे, यहाँ पे बोला गया है, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 होगी। यानी खंड ख में आपके 4 प्रश्न होंगे, उन 4 प्रश्नों के 20 पार्ट होंगे। ठीक है? इसमें आपको निर्देशों का पालन करते हुए उसके आंसर देने हैं। आगे हम समझेंगे। उसमें आपको केवल 16 ही करनी है। हर एक क्वेश्चन में आप जो 4 क्वेश्चन होंगे उनमें हर एक क्वेश्चन में आप एक पार्ट छोड़ सकते हो। खंड ज्ञ होगा और खंड घ, इसमें कुल 9 प्रश्न होंगे और इसमें विकल्प दिया होगा कि आप ऊपर वाला करें फिर नीचे वाला। समझे क्या पेपर पैटर्न? आप करते हैं स्टार्ट। खंड क्या? अपठित बोधनम, यानी अपठित बोधनम यानी जो ये दिया हुआ है पद्यांश गद्यांश, इसको पढ़ना है, उसके बेस पर आपको आंसर देने हैं। तो ये में प्रश्न पहला होगा, इसमें देखो यहाँ पे देख सकते हो 7 नंबर का ये एक पैसेज होगा। ठीक है? यानी ये गद्यांश 7 नंबर का होगा। इसमें आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 5 ही क्वेश्चन होंगे। शुरू के 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, उसके बाद 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है? इस तरीके से पढ़ते हैं। गांधी जी जितने कुशल संपादक थे उतने ही कुशल मुद्रक और प्रकाशक भी थे। यानी महात्मा गांधी जी के बारे में ये पैसेज दिया गया। गांधी जी अपनी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया या नवजीवन और हरिजन नाम के पत्रों का संपादन भी करते थे। यानी उनके पत्रों का संपादन किया गया, बताया गया कौन कौन से पत्र वो बनाते थे और इनको अपने ही प्रेस में छापने और प्रकाशित करते थे। वह जानते थे कि यदि वह अपने लेखों को दूसरे पत्रों में छपवाएंगे तो अपने विचारों को स्वतंत्रपूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते। यानी उनके कहने का मतलब था अगर गांधी जी अगर किसी और अखबार में छपवाएंगे, ठीक है, तो वो अपनी उस तरीके से प्रकाशित नहीं कर सकते दूसरे न्यूज़पेपर वाले, जिस तरह हम अपने खुद के पेपर में कर सकते हैं। ठीक है? यानी वो आधी अधूरी बातें लिखेंगे। जब उन्होंने इंडियन ओपिनियन का भार संभाला उस समय वह घाटे में चले थे। जब उसने भार संभाला गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार का, ठीक है, तो वो घाटे में था। गांधी जी ने प्रेस को शहर से हटाकर फिनिक्सन बस्ती में ले जाने चाहते थे। यानी जो महात्मा गांधी जी है वो जो वहाँ पे जो फैक्ट्री थी उसको शहर से हटाकर बस्ती में ले जाना चाहते थे। उनके मित्रों को शंका भी थी कि प्रेस दूर गांव में ना चल सकेगी। उनका दोस्तों का मानना था कि दूर शहरों में ये ऐसे प्रेस नहीं चल सकती क्योंकि वहाँ पे कोई पढ़ता ही नहीं था, पढ़ना आता ही नहीं था इस तरीके से। फिर भी गांधी जी ने पूरी मशीन का सारा टाइम और असबाब आदि को शहर से हटाकर आश्रम के एक कमरे में करीना से लगा दिया। यानी कि शहर से हटा के गाँव आश्रम में लगा दिया था। मशीन को चलाने के लिए तेल से चलने वाले एक पुराना इंजन लगाया गया। यानी कि उस मशीन को चलाने के लिए पुराना इंजन लगा दिया। ठीक है? ताकि मशीन चलती रहेगी, काम होता रहेगा। अपना कार्यालय गांधी जी ने एक अलग कमरे में बनवाया। यानी कार्यालय होता है कि कार्य करने का स्थान, ठीक है, वो अलग कमरे में बनवाया था।
छापे खाने में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी या चपरासी नहीं रखा गया। यानी वेतनभोगी यानी कि किसी को भी नौकरी पर नहीं रखा गया कि हम आमदनी देंगे, उसके बेस पर नहीं रखा गया। ठीक है। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र था, यानी साप्ताहिक था, हर सप्ताह आता था। ठीक है। वह छपकर शनिवार को बांटने के लिए भेज जाता है, यानी वह अखबार था और शनिवार को छप जाता और फिर बांटने के लिए भेज दिया जाता कि जो लोग बांट दो। ठीक है। शुक्रवार तक दोपहर को सारे लेख आदि कंपोज हो जाते मतलब क्या है, शुक्रवार की दोपहर तक सारे अखबार के जितने भी आर्टिकल वार्टिकल जितने भी लेने होते थे वो शुक्रवार तक शाम तक ले लिए जाते थे। उसके बाद कोई नया आर्टिकल नहीं लिया जाता। ठीक है। सभी आश्रमियों, बच्चों, बूढ़े दोस्तों मैटर कंपोज करने, छापने, अखबार में छपे हुए कागज़ों को काटने और मोड़ कर तय करने, अखबारों के रैपर पर पत्ते लिखने और बाहर भेजने के लिए अखबारों के बंडल बांधने का काम की सहायता करते हैं। यानी कि जो आश्रम के व्यक्ति थे, बच्चे, बूढ़े, वे सारे ही अखबार को छापते, उनको तय करते, लेबल लगाते, मोड़ते, वही सारे काम करते थे। ठीक है। समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचना जरूरी था, यानी समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचना जरूरी था। समय पर अखबार तैयार कर देने के लिए लोग आधी रात तक काम करते, नहीं आधी रात तक काम करते थे वे। जब काम ज़्यादा होता तब अन्य लोगों के साथ गांधी जी भी शुक्रवार को पूरी रात जागते, यानी शुक्रवार को वो भी साथ में जागकर गांधी जी काम करते थे। कभी कभी कस्तूरबा और आश्रम के अन्य स्त्रियां भी उनकी मदद करती थी, यानी जो अन्य महिला भी है वो भी इसमें सहायता करती थी। उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा पैसे। उसके बाद क्या है, पहले का क्या है, गांधी जी द्वारा स्वयं पत्र प्रकाशित करने का क्या कारण था। स्वयं प्रकाशित करने का यही कारण था कि वह अपने विचारों को बिना किसी बाधा के जन जन तक पहुंचाने, यानी कि वह अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है। सीओ का करेक्ट आंसर, जैसे इसमें आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ था इस लाइन में, ये रहा। वह स्वतंत्र पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए वह अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वयं का पत्र वो खोला था। ठीक है। ये होगा करेक्ट आंसर सी। ओके। उसके बाद क्या है, गांधी जी ने जब इंडियन ओपिनियन का संपादक संभाला उस समय क्या था, वह जो कंपनी थी वो घाटे में थी। ठीक है। मुनाफा हो रहा था, नहीं नुकसान हो रहा था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। इंडियन ओपिनियन को छापने से बहुत नुकसान हो रहा था, तब वो गांधी जी ने संभाली तो उसमें नुकसान हो रहा था। ये लाइन भी इसी में लिखी हुई है। ठीक है। जिसकी आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है। जैसे हम देखा भी हमने पढ़ी थी ये लाइन कि वह कंपनी घाटे में चल रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अलग कमरे में थी, वेतन कर्मचारी भी थे, मशीन से अखबार आदि शहरों से लेकर जाने थे। तो यहाँ पे आपको ये लाइन दिखा दे कहाँ पे थी, ये रही। तो इंडियन ओपिनियन का बात संभाला उस समय वह घाटे में चल रहा था, यानी घाटे में चल रही थी वो। तो सारी लाइन आपको इसी में मिलेगी। ठीक है। बस देखने की देरी है। फिर उसके बाद गया कथन ए और आर दिया हुआ, दोनों को पढ़कर आपको आंसर देना है। कथन ए, इंडियन ओपिनियन केवल शनिवार को छपकर बांटने के लिए भेजा जाता है। एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि मासिक अखबार होने के कारण माह में एक ही बार छपता था। क्या ये बात सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाँ। कथन आर सही है किंतु कारण आर है गलत है। कथन आर सही है और किंतु कारण, इसमें बोला गया कथन सही है कि इंडियन ओपिनियन केवल शनिवार को ही छापा जाता था, ये बात सही है। लेकिन ये गलत है कि वह मासिक अखबार होने के कारण माह में एक ही बार छपता था। मासिक नहीं था, जो इंडियन ओपिनियन अखबार था वो साप्ताहिक था, सप्ताह में छपता था। ठीक है। तो इसलिए सीधे सीधे आर जो लाइन है वो गलत हो जाएगी। तो ए वो करेक्ट आंसर कि कथन ए सही है और किंतु आण गलत है। ठीक है। ये मिस प्रिंट हो रहा है इसलिए आर लिखा हुआ है। ये आपका 2 नंबर का होगा। पत्र में छपने के लिए जाने वाले लेख सप्ताह में किस दिन तक कंपोज कर लिए जाते थे, यानी कंपोज कर लिए जाते थे कब तक? तो इसमें हमने देखा था शुक्रवार की दोपहर तक। ठीक है। ये शुक्रवार कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें ये लाइन लिखी हुई थी कब तक किया जाता था। देखो शुक्रवार तक दोपहर तक सारे लेख कंपोज हो जाते थे, यानी शुक्रवार की दोपहर तक। तो ये लाइन होगी करेक्ट आंसर। सिंपली इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है। और उसके बाद अगला देखते हैं इसका गढ़ है। छापे खाने में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी या चपरासी को क्यों नहीं रखा गया? गांधी जी ने किस विचार को दर्शाया? उन्होंने इस विचार को दर्शाया था कि जो परिश्रम पर भरोसा, साहस, बुरा समय बदलने के लिए इच्छा शक्ति, प्रयास करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये सारी चीज़ों को दर्शाया था कि भरोसा होना चाहिए परिश्रम में। ठीक है। साहसी होना चाहिए, बुरा समय में साथ देने वाला होना चाहिए, इस चीज़ों को दर्शाया था। तो ऐसे ही आपको लिखना है। उसका प्रश्न नंबर 2 होगा। इसमें आपको काव्यांश दिया होगा, ये भी 7 नंबर का होगा। इसमें भी टोटल 5 ही प्रश्न होंगे। शुरू के 3 MCQ और 2 बिना MCQ वाले 2 नंबर के। देखो इस तरीके से है काव्यांश। देख कर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गया एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फूले,
ठीक है। फूले फले जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो काम करता है वही फल पाते, जो कुछ नहीं करता वैसे बेकार पड़ा रहता है। इस सब के बारे पर बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है। प्रस्तुत कविता में किस प्रकार के मनुष्य की बात की गई है? प्रस्तुत कविता में किस मनुष्य की बात की गई है? परिश्रम पर भरोसा करने वाले व्यक्ति की बात की गई है। जो व्यक्ति परिश्रम होगा वही सफल होगा, इसकी बात की गई है। जैसे कि आप इसमें पढ़ोगे तो आपको यही समझ आएगा, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसी को फल मिलता है। ठीक है, जैसे वो काम करने की जगह बात बनाते नहीं है, काम करना वो काम ही करता रहता है। ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद है बुरे समय को भी अच्छा बनाने में सफल हो जाना। कविता की पंक्ति का क्या आशय है? तो यानी बुरे समय को भी अच्छा बनाने में सफल हो जाने का तात्पर्य इनका ये है कि हो गया एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। ये होगी लाइन करेक्ट आंसर, हो गया एक आन में। ये लाइन होगी डी। उसके बाद गै में आपको कथन और कांड दिया होगा, दोनों को पढ़कर आपको उत्तर देना। जैसे कथन है, वे नमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए। इसका कहने का मतलब है कर्मवीर व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है। क्या ये लाइन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाँ, कथन सही है, कांड भी सही है, कथन एक ही सही व्याख्या करता है। नहीं, ये बात सही की गई है कि वे नमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप कर्मवीर व्यक्ति कर्म करेगा तो दूसरों के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं कि आप ऐसा कार्य करो। ठीक है, तो ये लाइन हो जाएगी सी। उसके बाद है आजकल करते हुए दिन गंवाने से मनुष्य का लक्ष्य किस प्रकार प्रभावित हो। यानी आजकल करते हुए दिन गंवाने, जो व्यक्ति आजकल कहते हैं कि आज करूँगा कल करूँगा, उसके लिए जो वो है लक्ष्य वो किस प्रकार हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार प्रभावित होता है? तो इसमें होगा लक्ष्य से असफल होना। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं आज नहीं कल से शुरू करूँगा, कल से पढ़ूंगा, जैसे आप मान लो एग्जाम्पल में आप बोलते हो ना कि कल से पढ़ूंगा, कल तैयारी करूँगा, एक दिन बच जाएगा। ठीक है, तो इससे जो आपका लक्ष्य होगा वह असफल होगा, लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये लाइन बनेगी। ये बात है कविता में व्यक्त किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। यानी दो गुण बताने जो मनुष्य के सफलता प्राप्त कर ले। नहीं, परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए सबसे पहले। नहीं, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वह परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, बुरे समय में बदलने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए, यानी बुरे समय में साथ देना चाहिए होगा। ठीक है, ये होगा लाइन। और जो इसमें था लाइन सर देख सकते हो, इसमें आपको दिखा दूँ ये वाला गांधी जी वाला, जैसे आखिरी था, छापे खाने में एक भी वेतनभोगी कर्मचारी क्यों नहीं था। वह किसी विचार को दर्शाना चाहते थे। जो गांधी जी थे वह श्रम के महत्व को दर्शाना चाहते हैं कि श्रम करना इम्पोर्टेंट है और स्वयं सारे कार्य करना चाहिए, समानता को दर्शाते थे। इसका ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, उस तरीके से हो जाएगा खंड कै। उसके बाद खंड ख होगा, ये होगा आपके व्याकरण, यानी खंड ख में आपकी व्याकरण आएगी। इसमें तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, इसमें आप 5 दिया, 5 में से कोई देखो 4 करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो पहला, इसमें क्या करना होगा तीसरे में, इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको करना है। नहीं, रचना के आधार पर वाक्य भेदों की आपको पहचान करनी है और बदलना है। जैसे कि ध्यान से देखने पर पाया कि चश्मा दूसरा है। आपको यहाँ से देखो, ध्यान से देखने पर पाया चश्मा दूसरा है, इसको रचना के अनुसार वाक्य भेद लिखे। नहीं, आपको बताना है कौन सा वाक्य है। तो ये आपका मिश्र वाक्य, इसमें दो चीज़ मिक्स की गई है, एक तो ध्यान से देखा और दूसरा है चश्मा पाया। ठीक है, चश्मा दूसरा था, तो ये दो चीज़ें, तो ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। उसके बाद है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरा के लिए देखो इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। नहीं, जो खीरा बेचने वाले हैं वह खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये लाइन बोली गई है, तो इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो मिश्र वाक्य में 2 लाइन हो जाती है, जैसे कि जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचता है, यानी जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचता है, एक लाइन ये, और वे खीरे के इस्तेमाल को भी जानते हैं, ये हो जाएगा। और वे, या और मत लिखो, सीधे लिख दो कि जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचते हैं वे खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो इस 2 लाइन हो जाएगी। ओके, उसके बाद तीसरा, बाल गोविंद भगत मंझोले कदर के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे? ये आपके उच्च कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, इस तरीके से बोला गया। ये कौन सा वाक्य है आपको बताना है। तो एकदम सरल वाक्य, सरल में बोल दिया कि बाल गोविंद भगत कैसे थे, गोरे चिट्टे थे, इस तरीके से हो गया। उसके बाद है मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो ये 2 वाक्य हो जाएंगे, जैसे कि मणि ने पूछा और जितेंद्र हंस पड़ा, ये लाइन हो जाएगी। नहीं, मणि ने पूछा और जितेंद्र हंस पड़ा, इस तरीके से आपको 2 अलग अलग वाक्य बना देने हैं एक ही वाक्य से, वो होता है संयुक्त वाक्य।
समझे कैसे कोई भी 4 करने हैं। जैसे कि जो साहसी होते हैं वे विजयी होते हैं। अब इस वाक्य में उपवाक्य का भेद करना। अब ये कौन सा उपवाक्य है, ये विशेषण उपवाक्य है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्या जो साहसी होता है वो विजयी होता है। कौन विजयी होता है, जो साहसी होते हैं। साहसी क्या होगी, विशेषता होगी व्यक्ति की। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद चौथा, तो चौथे में आपको वाच्य बदलना है। ठीक है, वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने, वाच्य में बदलना होगा। इन्हें आपको बताना होगा कौन सा वाच्य है, या फिर कोई भी वाच्य होगा, कर्म वाच्य कृतवाच्य में बदलना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि हवलदार साहब से पान खाया गया, इसको कृतवाच्य में बदलना है। कृत क्या होता है, कर्ता, तो इसमें क्या होगा, हवलदार साहब ने पान खाया। ठीक है, कृतवाच्य होता है जो कर रहा है, तो इसमें कर रहे के अनुसार बदलना है। जैसे कि हवलदार साहब ने पान खाया, तो किसने खाया, हवलदार साहब ने, तो हवलदार साहब ने पान खाया। इस तरीके से कृतवाच्य में बदलना है। उसके बाद हम कटाव के करीब आ रहे हैं, नहीं बोले हम कटाव के करीब आ रहे हैं, ये कौन सा वाच्य है, कटाव। हम कटाव के करीब आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, करता है, तो इसमें कृतवाच्य होगा। ठीक है, हम की बात की गई है, हम कटाव के पास जा रहे हैं, तो ये आपका कृतवाच्य होगा। क्लियर। उसके बाद गया, भगत ने रोपनी का गीत गाया। भगत ने क्या खाया, रोपनी का, इसको कर्म वाच्य में चलना है, कर्म में। ठीक है, यानी कर्म कर रहा है, तो कर्म में बदल लेंगे, तो भगत के द्वारा रोपनी का गीत गाया गया। इस तरीके से होगा, भगत के द्वारा, यानी भगत के द्वारा गाया गया। इस तरीके से बनेगी लाइन। उसके बाद गए, मुकेश से लिखा नहीं जाता, इसमें वाच्य का भेद करना है। अब इसमें कौन सा वाच्य, भाव प्रकट हो रहे हैं। कैसे भाव, कि जो मुकेश है उससे लिखा नहीं जा रहा, सीधे भाव प्रकट कर रहे हैं, नहीं लिखा जा रहा मुझसे, भाव आ गया ना, तो इसलिए भाववाच्य होगा। रात भर कैसे जागेंगे, इसमें भाववाच्य में बदलना है। रात भर कैसे जागेंगे, इसको बदलेंगे तो रात भर कैसे जागा जाएगा, तो भाव का मतलब होता है प्रकट करना। रात भर कैसे जागा जाएगा, इस तरीके से लिखना आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको करने होंगे। उसके बाद पाँचवा में आपको वाक्य बताने होंगे। ठीक है, यानी इसमें वाक्यों के किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय, यानी 5वें में आपको पद परिचय करना है। सिंपल सा ये बोला गया। अब पद परिचय देखो क्या होता है, 5वें में भी वही है, 5 में से कोई 4 करने हैं, इसमें भी आप एक छोड़ सकते हो। पद परिचय होता है जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया हो उसके पद बताने हैं, 3-4 तो मैक्सिमम बताने ही होंगे। ठीक है, एक नंबर का होगा। जैसे कि हम, तो हम क्या है, हम एक उत्तम पुरुष है। क्या है हम एक उत्तम पुरुष हो गया। हम होता है पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग। और ये एक बहुवचन हो गया, बहुवचन यानी अनेकों के लिए, तो बहुवचन हो गया। और ये करता है, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो करता। इस तरीके से 4 बता दोगे, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, करता। सेम ऐसी 10, पेड़ पर 10 बंदर बैठे हैं, तो 10 क्या है, 10 एक निश्चित परिणामवाचक है। एक निश्चित परिणाम बता रहा है कि 10 जने हैं, तो निश्चित परिणामवाचक हो गया। ठीक है, एक। और ये विशेष्य बता रहा है, विशेष्य। ठीक है, यानी विशेष्य बता रहा है बंदर की, तो विशेष्य बंदर हो जाएगा। इस तरीके जैसे कि देखते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, नाना जी प्रतिदिन यूट्यूब पर समाचार देखते, तो देखते हैं क्या है, देखते हैं एक सकर्मक क्रिया है, क्रिया। और देखते हैं किसके लिए प्रयोग किया गया, नाना जी। नाना जी क्या है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग आ गया। और ये किसके लिए है, एक व्यक्ति के लिए, तो एक वचन आ गया। और ये क्या हो रहा है, कौन सा कार्य, ये कार्य किस समय हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। इस तरीके से लिख दोगे, सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मसालों को धीरे धीरे भूनना चाहिए, तो धीरे धीरे, तो ये क्या होगा, ये अव्यय रिक्तवाचक क्रिया हो जाएगी। और भूनना क्रिया है, इसकी क्रिया क्या होगी, धीरे धीरे भूनना, तो भूनना इसकी क्रिया हो जाएगी। इस तरीके से लिख देना है। समझा क्या। जैसे कि देखो, युमथांग, सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना है, यानी हमें सुबह युमथांग के लिए निकलना है। सिंपल इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो ये युमथांग क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये क्या है, पुल्लिंग है। और ये क्या है, एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो इस तरीके से लिख दो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। यानी सिंपली इसमें आपको 4 चीज़ें बतानी है। तो आप काल बता दो, कौन सा काल है, वर्तमान, भूतकाल। ठीक है, एक पुरुष बताना है, कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष, या फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, यही सारी चीज़ें 3-4 तो लिखनी है, हर एक चीज़ के 4-4 पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा। वही बात छठे में भी 4 नंबर का होगा, इसमें आपको अलंकार बताने होंगे। अब अलंकार बिल्कुल आसान होते हैं, जो चीज़ दी हो उसके हिसाब पर आपको अलंकार बताने। जैसे कि सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, यानी सारी
दौड़, यानी जितनी भी सारी दौड़ है, धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, कौन सा है? ये मानवीयकरण अलंकार है। ठीक है, कौन सा? ये आपका मानवीयकरण अलंकार है। क्लियर। उसके बाद है, देखो, सहस बाहु सम सो रिपु मेरी, सहस बाहु सा सा, तो 3 बार सा 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 है, तो ये उपमा हो जाएगा, उपमा। उसके बाद है, माता के आंचल में मानो बाल ने सुरक्षा पाली, यानी बोला गया माता के आंचल में मान लो बालक ने सुरक्षा पाली। ठीक है, तो यह क्या जा रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। कौन सा होगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस ठीक सबको लिखना है सिंपली अलंकार के नाम। जिसके पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये कौन सा है? तो ये है रूपक अलंकार। तो इस तरीके से बस आपके नाम लिखने होंगे। जिसकी नवाब साहब का खीरे को सूंघकर ही पेट भर गया, नवाब साहब का खीरे को सूंघकर ही पेट भर गया, तो इसमें क्या हो रहा है? ये अतिशयोक्ति हो रही है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखना होता है। तो इस तरीके से खंड आपका ख भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको आपकी जो व्याकरण है वो करनी है, ग्रामर। ठीक है, ओके। और ये बात खंड ज्ञा होगा, खंड ज्ञा आपका पाठ से आएगा और ये 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को पढ़ते हुए आपको आंसर देना है। 5 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रख, देखो, बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी बाल गोविंद भगत के बारे में दिया हुआ चैप्टर से उठाकर कि वह साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, यानी करीब को वह साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। ठीक है, इन नियमों को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेतों में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें सांप की थी। जो कुछ खेतों में पैदा होता, सिर पर लटकाकर पहले उसे सांप के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर रहता। कहाँ पे? 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दूरबार में भेद रूप पर रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे गलाते और उसी से गुजारा करते। नहीं मतलब था वे आप मठ में ले जाते, वहाँ पे रख देते, जो भी उन्हें भेद में मिलता उसी को कर लिया, उसी से अपना पूरा महीना जो भी साल है वो चलाते थे। इस तरीके से बोला गया। पढ़ते क्या होगा आगे? उसके बाद क्या है? गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे। क्यों साधु थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि उनका आचरण संत महात्मा जैसा था, क्योंकि वह संत महात्मा जैसे रहते थे। तो सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्या? कबीर को साहब मानना। बाल गोविंद भगत की कबीर के प्रति कौन सा परिचाक था? तो वह उसको क्या मानते थे? ठीक है, उसके प्रति क्या था? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रद्धा। यानी साहब में उनकी श्रद्धा थी, इसलिए वह उन्हें साहब मानते थे कबीर को। तो श्रद्धा होगा करेक्ट आंसर। खरा व्यवहार रखते, यहाँ खरा से आशय क्या है? मतलब खरा व्यवहार रखते, तो इसमें जो खरा है उससे क्या आशय है? तो इसमें जो सात्विक का गया है, इसमें खरा से आशय है सच्चा व्यवहार है, सच्चा व्यवहार रखते थे। उसके बाद गया है, बाल गोविंद भगत खेतों में उपज वाले अनाज थे, वह पहला हक किसका मानते थे? वह सबसे पहला हक था वह कबीर के दरबार का मांगते थे। तो सिंपली डी करेक्ट आंसर हो जाए कि दरबार में ले जाते थे कबीर के, इस तरीके से। और उसके बाद उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बाल गोविंद भगत की विशेषता बतानी है, वह कैसे थे? वह कैसे सरल थे, कुटी थे, अनुशासन थे, कैसे थे, लालची थे, आदर्श थे, वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सरल थे, अनुशासन प्रिय थे, वो आदर्शवादी थे, यानी वो आदर्शवादी थे, सरल थे। ठीक है, दूसरों की चीज़ों को नहीं छोड़ते थे, इस तरीके से बी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 8वें में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होंगे आपके चैप्टर से। इसमें आपको 4 क्वेश्चन आंसर दिए, कोई भी 3 करने हैं, 2-2 नंबर के। इसमें जैसे देखो, आपकी दृष्टि में नवाब साहब का व्यवहार उचित था या अनुचित है? आपको जो नवाब साहब का व्यवहार के बारे में बताना है और उसकी विशेषता करते हुए लिखना है कि क्या क्या विशेषता थी। तो अब इसका आंसर देखते हैं। इस तरीके से लिख सकते हो, दिखावे की संस्कृति और सनक का उदाहरण। विपरीत उत्तर किंतु उचित तर्क का अंक दें। यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है कि दिखावे की संस्कृति थी और सनक का उदाहरण था, ये विशेषता होगी, दिखावे की संस्कृति थी उनकी। और यह अनुचित होगा कि इसमें पूछा था ना कि आदर्श आपके कैसे था, अनुचित हो कि नहीं, तो इसका आंसर अनुचित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको सिंपली लिख देना। ठीक है, तो इसमें अनुचित हो जाएगा। क्या आप उचित है कि अनुचित? तो इसमें अनुचित हो जाएगा। दिखावे की संस्कृति थी, ये आप लिख दोगे लाइन विशेषता में। उसके बाद क्या? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से चश्मा
सरकंडे से बना चश्मा देखकर हवलदार साहब क्यों भावुक हो गए थे, उसके बारे में बताना है। ठीक है, इन्हीं मूर्ति पर जो चश्मा था उससे क्यों भावुक हो गए। इसका आंसर बनेगा सरकंडे का जो चश्मा आशय की किरणें नई पीढ़ी का स्वतंत्र सेनानियों के प्रति सम्मान कर बेचैनी को वह आंखें इसलिए भराई थी क्योंकि वह देखे थे चश्मा चढ़ा दिया, पहले चश्मा नहीं था बाद में चढ़ा दिया, यह देखे थे अभी भी लोगों के अंदर सैनिकों के प्रति भावना है। ठीक है, वह जानते हैं, ये आंसर होगा कि स्वतंत्र सेनानियों के प्रति उनका सम्मान करते हैं वो। ठीक है, सम्मान की भावना होती है, तो इस तरीके से ये लाइन लिख दोगे। उसके बाद है कैप्टन चश्मे वाले का रेखाचित्र 2 बिंदुओं में प्रस्तुत किया, यानी कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताना है। वो दुबला पतला था। ठीक है, तो वैसे आपको बताना होगा 2-3 लाइन, समझ आ गया ना कि कैप्टन वाला क्या है, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना, चित्र के बारे में, वह दुबला पतला था, चश्मा पहनता था, ऐसी चीज़ें बतानी है आपको। जी बात है, भगत की पुत्रवधू उनके घर को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी, नहीं जो भगत की पुत्रवधू थी तो ये वह घर को क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी अपने पति की मृत्यु के बाद भी। तो इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि इसका आंसर है कि भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसकी पुत्रवधू ही थी और भगत की देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं था, इसलिए वह छोड़कर नहीं जाना चाहती। मान लो अगर उसे छोड़ जाती है पुत्रवधू उसकी बाल गोविंद भगत की, तो उसकी देखभाल कोई नहीं करता, इसलिए वह वहीं पर रुकी ताकि उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही बनी रहे। ठीक है, और उसकी देखभाल करती रहे जब तक वो जीवित रहेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, समझ आ गया। उसके बाद 9वें में आपको पद्यांश दिया हुआ, ये 5 नंबर का होगा, वही इसको पढ़कर आपको उत्तर देने होंगे। जैसे सुनहु राम जेहि शिववधु तोरा, सहस साबाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलखाऊ बिहाई समाजा, न ता मारे जहसी सब राजा, सुनी मुनि बचन लखनऊ मुस्काने, बोले परसुधरी अवमाने, बहु दुनि तोरोही लरिकाई, कबाहु न असी रिही किन्ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कै। ये आपको इस तरीके से कुछ भी दिया जाएगा पद्यांश आपके चैप्टर से उठाकर। अब इसमें सीधे आंसर समझते किस तरीके से करना है। जैसे कि सुनहु राम जही सुव तोरा, इसमें किस पात्र का संवाद किया गया है, तो पात्र का संवाद किस पात्र का किया गया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परशुराम का। ठीक है, परशुराम के बारे में बताया गया है। ओके, तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुराम, डी। उसके बाद क्या है, धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति के सामने न आने पर परशुराम ने चेतावनी दी कि क्या चेतावनी दी थी कि धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति जो उसके सामने नहीं है तो उसने क्या चेतावनी दी, तो उसने चेतावनी दी कि सभी राजाओं को मार देगा, वो सभी राजाओं को मार देगा, तो ये चेतावनी दी थी, तो एक वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गया पद्यांश के अनुसार लक्ष्मण ने बचपन में किस तरह के कार्य का किया, तो इसमें बोला था कि बचपन में तो अनेक धनुष तोड़ दिए थे, बहुत धनुष तोड़ दिए, है ना, तो इससे धनुष में क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, ये बात की थी उन्होंने, तो बहुत से धनुष तोड़ दिए, सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद एक है भुगु, देखो भगु कुल केतु का अर्थ क्या है, भगु कुल केतु का अर्थ क्या है वो बताना है, तो इसमें जो इसका अर्थ है वो है भुगल वंश का ध्वज, भुगल वंश का ध्वज इसका अर्थ होता है। उसके बाद है परशुराम और लक्ष्मण के कथन कर्म किस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद हो रहा है, ठीक है, कथन हो रहा है आपस के बीच में, वह किसके भाव को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्रोध और व्यंग्य को। क्रोध कौन कर रहा है, परशुराम, व्यंग्य कौन कर रहा है, लक्ष्मण। लक्ष्मण अपने बारे में बता रहा है, अपने बचपन के बारे में बताया, सैनिक को धनुष तोड़ दिया, तो ये व्यंग्य क्रोध होगा करेक्ट आंसर बी, तो इस तरीके से करना है। उसके बाद 10वें में आपको क्वेश्चन आंसर, इसमें पदों के आधार पर इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, ये भी वही है, 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 में से 4 दिए, कोई भी 3 क्वेश्चन करना, 2-2 नंबर का होगा, 6 मार्क्स कंप्लीट। जैसे कि क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन चीज़ों से की है, तो उसके पाठ के आधार पर आपको 2 उदाहरण देने हैं। ठीक है, पहला होगा कमल के पत्ते से की है व्यवहार की तुलना, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, और जल में रखे तेल की गगरी के समान तुलना की है, जैसे कि जल की बूंद नहीं टिकती कभी भी तेल पर, तो इन 2 से तुलना की है, कमल के पत्ते से और जल में रखे तेल के गगरी से। गगरी, ठीक है, तो इन तेल के ऊपर जब पानी गिरेंगे तो पानी नहीं टिकेगा ना, तो उसी से तुलना की है, और कमल के पत्ते पर किया है ताकि कमल यार पानी में भी रहते भी गीला नहीं होता कमल, तो उसकी तुलना की है, तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 लाइन लिखनी है बस। उसके बाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण द्वारा बताएगी वीर योद्धाओं की 2 विशेषताएं, यानी कि जब राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हो रहा था तो लक्ष्मण ने किन वीरों की 2 विशेषता कौन सी बताई थी लक्ष्मण जी ने। ठीक है, वीर व्यक्ति योद्धाओं की विशेषता आपको बतानी है। इसमें 2 लाइन आपको जो बतानी है विशेषता, वो बताई थी कि स्वयं अपनी वीरता का बखाना नहीं करते, यानी कि वह अपने जो वीर होते हैं, वीर व्यक्ति, वे अपनी बड़ाई नहीं करते कि मैंने इतने मार दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने ये जीत दिया, वो
वो खुद नहीं बताते स्वयं, ये लाइन होगी। और वीरता का परिचय युद्ध भूमि में देते हैं, यानी कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वे ऐसे ही वीरता का परिचय नहीं देते कि यहाँ लड़ाई होगी यहाँ लड़ने लग जाओ, जैसे आजकल होता है ना कि स्कूल में लड़ाई हो जाती है तो बाहर आके बोलते हैं बाहर मिली है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। जो वीर व्यक्ति होते हैं वो समय पर आने पर अपनी वीरता दिखाते हैं, समय आने पर अपनी ताकत दिखाते हैं कि वो कितना महान है, कितना वीर सूरवीर व्यक्ति है। तो ये लाइन आपकी होगी करेक्ट। उसके बाद गै में है जयशंकर प्रसाद का अपनी स्मृति को पाथ्य के रूप में चित्रित करने का क्या कारण था, यानी आपको कारण बताना है और विश्लेषण करना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पाथ्य यात्रा में यात्री का सहारा, और ठीक इसी सुख की स्मृति कवि के जीवन का सहारा। तो इस तरीके से सिंपली 2 लाइन आपको लिखनी होगी, समझ आ गया। उसके बाद इसी का 10वें का घ जयशंकर प्रसाद ऐसा क्यों मानते थे कि आत्मकथा सुनने के लिए अभी समय भी नहीं, कारण से समझे, नहीं जयशंकर प्रसाद ऐसा क्यों मानते थे कि आत्मकथा सुनने के लिए अभी समय भी नहीं है, ठीक है। इस कारण की आपको पुष्टि करनी है, तो कारण सहित आपको समझाना है। तो देखते हैं आंसर क्या बनेगा। तो इसका बनेगा कवि के अनुसार उसके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं थी, अब तो अभावग्रस्त जीवन को खुद तक सीमित रखने की उनकी इच्छा थी। तो इस तरीके से 2 लाइन आपकी बन जाएगी, ऐसे ही आपको लिखना होगा, सिंपल 2 लाइन। उसके बाद 11वां क्वेश्चन भी आपका पार्ट सही होगा, इसमें हमको 3% दिए होंगे, कोई भी 2% करने हैं। तो 11वें में आपको सिर्फ 2 ही % करने हैं, ठीक है। और ये आपका 4-4 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से दिया जाएगा साना साना हाथ जोड़िए में स्नोफॉल की कमी का जिक्र किया गया, अपने विचारों में प्रदूषण के और किन से दुष्परिणाम सामने आए, नहीं कि वो बताना प्रदूषण के बारे में कि प्रदूषण की वजह से कम स्नोफॉल हुई थी, उसका जिक्र किया गया। अगर आपने साना साना हाथ जोड़िए पाठ पढ़ा होगा तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि दूसरे का आंसर देखते हैं, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि पुराने ज़माने में बच्चों की देखभाल में माता पिता किस प्रकार योगदान देते थे। तो इसका योगदान का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताते थे, साथ में जागना था, नहलाना था, अपने साथ पूजा के लिए बैठाते थे, मछलियों को चारा खिलाते थे, अपने साथ ले जाकर गाँव के खेतों तालाबों में घुमाने ले जाते। तो पुराने समय में यही होता था कि जो बच्चे होते थे उन्हीं के साथ जीवन जीते थे, वह अपने बच्चों को साथ ले जाते, साथ में खाते, नहलाते उन्हें, और पूजा के साथ मंदिर में बैठा लेते कि आज आप पूजा में बैठ, जैसे भी आप जाते अपनी माता के साथ मंदिर में तो वो आपको बैठा लेते कि यहीं पे बैठ जा, अभी थोड़ी बाद में चलेंगे। तो वही सारी चीज़ें करते थे पुराने ज़माने में, ठीक है। मछलियों को चारा खिलाते थे, ये सारे आंसर होंगे। उसके बाद झिलमिल सितारों की रोशनी में नाये गतोई का लेखिका ने किस प्रकार वर्णन किया, यानी आपको वर्णन बताना है। जो झिलमिलाते सितारे हैं उसकी रोशनी में नाये गंतकों के लेखकों का वर्णन करना है, ठीक है, अपने शब्दों में। तो इसका आंसर देखते हैं क्या बनेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा सुंदरता का जादुई साहस, समारोह में सभी कुछ अर्थहीन है और ठुकराया हुआ सा लगना, ये आत्मिक सुख की अनुभूति, ये होगा आत्मिक सुख की अनुभूति लिख दोगे, सुंदरता का जादुई साहस लिख दोगे, सम्मोहन में सभी कुछ अर्थहीन और ठहराया हुआ सा लगता है, ठीक है। ये आंसर बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद खंड ग भी कंप्लीट, उसके बाद खंड घ होगा रचनात्मक होता है, आपको रचना करनी होती है, लिखना होता है। 12वां क्वेश्चन होगा, इसमें आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा 120 शब्द में किसी भी एक विषय पर, 6 नंबर का। तो अनुच्छेद में आपको कुछ भी इस तरीके से जाएगा, जैसे कि जंक फूड का बढ़ता प्रभाव, इसमें इसकी अभिप्राय लिखना है कि जंक फूड का क्या अभिप्राय है, उसकी आधुनिक जीवन शैली बतानी है कि जंक फूड आधुनिक जीवन में कैसे फैल रहा है, और उसके किशोर वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि आज के समय बहुत ज़्यादा जंक फूड के कारण लोग अत्यधिक स्वास्थ्य भोजन नहीं खा रहे, मतलब जंक फूड खा रहे। इस तरीके से आप उसके प्रभाव बताने क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, बीमारियाँ हो रही है, वो चीज़ें, और इसको संतुलित कैसे करें उसके बारे में बतानी, यानी कि इस तरीके से कुछ भी अनुच्छेद आ जाएगा, आपको लिखना होगा। और ये टॉपिक बोले, इन्हीं टॉपिकों को आपको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद 13वां भी 5 नंबर का होगा, इसमें भी किसी एक, इसमें 13वें आपको पत्र लिखना होगा 5 नंबर का। अब पत्र कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें एक आपको फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट की तरह लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जब फॉर्मेट करना, जैसे कि आपका नाम संजय है या फिर संजना है, बारिश के मौसम में बीमारी से बचने के लिए सुझाव देते हुए अपने चचेरे भाई को पत्र लिखे। एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होता है, तो हिंदी में औपचारिक अनौपचारिक पत्र। एक औपचारिक पत्र का फॉर्मेट और एक अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख जाओ, अगर इस तरीके से आता है तो उस तरीके से आप उसके फॉर्मेट के हिसाब से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद
14 में क्या बोला है कि आपका नाम पलवा पलवी है, आप देख तो इसमें क्या बोला है, इसमें आपको एक संक्षिप्त स्वृत्ति यानी आपको एक स्वृत्ति लिखनी है अपने प्रधानाचार्य को, ठीक है। एक स्वृत्ति लिखनी आएगी 5 नंबर की, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वृत्ति आ जाएगी, फिर ऑप्शन में ईमेल लिखना है कि आपको एक ईमेल लिखना होगा शिकायत दर्ज करने के लिए। तो इसके फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक हम पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, बाद में आप देख लेना। अब 15वां पूरे पेपर का आखिरी होगा। इसमें आपको एक विज्ञापन तैयार करना होगा, 40 शब्दों में 4 नंबर का होगा। विज्ञापन वही होता है, एक पत्र, आपने विज्ञापन देखा होता है स्टिकर्स, आपको घर पे एक पर्चा सा फेंक जाते हैं जिस पर आपको लिखा होता है कि हीरालाल मॉडल स्कूल है, इसमें ये विशेषता बता देते हैं कि यहाँ पे वो ऑनलाइन क्लास होती है, कंप्यूटर सिस्टम है, ये सिस्टम है, वो सारा विज्ञापन आपको बनाना होता है, ठीक है। या फिर नीचे कोई संवाद लिखने के लिए आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, इन्हीं में से बहुत सारे आ सकते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। जय हिंद, जय भारत।